Hello students, in this video we will continue further with the chapter 2, that is matter around us pure. So up till now we have seen what are elements, then we have seen the classification of elements. So elements can be classified as metals, non-metals, metalloids. Uske baad in the previous lecture we saw the differences that are there between metals and non-metals. So we had looked at various points like state, luster, melting point, boiling point, ductility, malleability, conduction. So there are few more points that are left. We will cover those points and then we will go on to study compounds. Okay. So first we will look at few more points that are hardness. Okay. हार्डनेस शायद उस दिन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था. मैंने आपको कहा था कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर एक्सट्रीमली हार्ड. ओके. एंड दे आर नॉट ब्रिटल, दे ऑल्सो आर नॉट ब्रिटल. ओके. नाउ if metals are hard, they are not brittle. Okay, so इनको तोड़ना हो या इनको ब्रेक करना हो तो it is very very difficult. Obviously there are exceptions. The exceptions are sodium and potassium. ये sodium and potassium are very very soft. In fact they are so soft that they can be cut with knife. आप knife से इनको cut कर सकते हो. So sodium and potassium are, this is exception. Sodium and potassium are soft and can be cut with knife. इनमें ये जो हार्डनेस आती है ना, हार्डनेस दो रीजंस के वजह से आती है. हार्डनेस जो होती है, द वन ऑफ द रीजंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. एंड सेकेंड रीजन जो है दैट इज वेरी एफिशिएंट पैकिंग ऑफ एटम्स. वेरी एफिशिएंट पैकिंग ऑफ एटम्स. इन दोनों चीजों के वजह से मेटल्स आर एक्सट्रीमली हार्ड. एक तो बहुत डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है एंड दे आर एक्सट्रीमली हार्ड. जस्ट दैट बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता. एंड बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता, अच्छा, they are soft and they can be cut with knife. As compared to this, when we talk of non-metals are generally soft. Okay, non-metals are soft. But यहाँ पे भी obviously there is an exception. The exception is diamond. Diamond is nothing but, मैंने उस दिन आपको कहा था, it is a form of कार्बन का एक फॉर्म है. एंड ये जो डायमंड होता है, दिस डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, वेरी हार्ड. इनफैक्ट इट इज यूज्ड टू कट सम ऑफ द मेटल्स को कट करने में भी ये डायमंड को यूज किया जाता है. या बहुत सारे जो हार्ड सब्सटेंसेस है उनको कट करने के लिए हम लोग डायमंड्स का यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज समथिंग कॉल्ड एज सोनोरिटी. सोनोरिटी होता है सोनोरस मतलब समथिंग दैट प्रोड्यूसेस साउंड, उसको हम लोग कहते हैं सोनोरस. ओके. नाउ आपको पता है, आप मेटल्स को जब बैंग करते हो, मान लो कि दो आयरन प्लेट्स है या दो कॉपर वेसल्स है, दो कॉपर वेसल्स को आप बैंग करोगे तो आवाज प्रोड्यूस होगी. सो ये जो मेटल्स होते हैं आर सोनोरस. दैट इज they produce sound when hit. Okay, so metals are sonorous. जब भी आप उनको, whenever you hit them, they will produce sound. But as compared to this, आपके जो non metals होते हैं, non metals are non sonorous. Are non sonorous. यहां पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है. ओके. अच्छा, सिमिलरली व्हेन वी टॉक ऑफ डेंसिटी, ऑब्वियसली मेटल्स हैव गॉट अ वेरी हाई डेंसिटी. द रीजन इज सेम, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर इज वेरी एफिशिएंट पैकिंग ऑफ एटम्स. ओके. सो मेटल एटम्स जो होता है उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे से पैक्ड होते हैं. And due to this, metals have got a very very high density, बहुत high density होती है. But obviously there are exceptions. यहाँ पे भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर एक्सेप्शंस. आई होप आप लोग ये दिख रहे हो. ओके.
So the exceptions are sodium, potassium, calcium. They have got low density. Otherwise metals have got a very very high density. नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स रिलेटिवली लाइट होता है. ओके, नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है दैट इज रिलेटिवली लेस. ओके, ठीक है. अगेन द एक्सेप्शन इज नॉन मेटल्स में जो डायमंड है, डायमंड हैज गॉट अ वेरी वेरी हाई डेंसिटी. डायमंड की जो डेंसिटी है दैट इज वेरी हाई. सो आई होप आप लोगों ने ये नोट किया हुआ. ओके, सो अब यहां पे द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये वाला सेक्शन खत्म होता है. अब वी विल स्टार्ट ऑफ विथ कंपाउंड्स. हम लोगों ने अब तक बस एलिमेंट्स ही पढ़े हैं, अब हम लोग कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ हाउ डू यू डिफाइन कंपाउंड्स? अब कंपाउंड्स को डिफाइन इस तरह से करते हो. कंपाउंड्स इज बेसिकली, ओके, इट इज a mixture. Mixture is not the right word. It is a combination is a correct word. It is a combination of two or more elements. Two or more elements in fixed proportion. ये word बहुत ही important है. Fixed proportion. Okay. Fixed proportion. This is very very important. So आप कोई भी कंपाउंड दो, उस दैट कंपाउंड विल बी मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स. ओके, सो एनी कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू और मोर, सॉरी वन और मोर नहीं, टू और मोर एलिमेंट्स. एनी कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, बट दोज एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन. वो हमेशा फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही प्रेजेंट होता है. ओके, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक ऑफ H2O, सो H2O कैसे बनता है पता है? It is basically 1 gram of hydrogen combines with 8 grams of oxygen. So whenever you want to make water, whenever you want to prepare water, always hydrogen and oxygen should combine in the ratio of 1:8. Okay. So mass of hydrogen to mass of oxygen should always be 1:8. So whenever water is to be formed, hydrogen and oxygen should combine in this ratio. ये ratio fixed होता है. By the same logic, okay, by the same logic, see, there are some laws of chemical combination. Laws of chemical combination. ये laws क्या कहते हैं? They tell you that किसी भी chemical reaction के दौरान mass of reactants मतलब जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, is always equal to the mass of product. Okay, so total mass of the reactants is always equal to the total mass of the products. So for example, when you want to prepare H2O, so hydrogen plus oxygen combine together to produce water. ये रिएक्शन होता है. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर. अब मैंने आपको ये बताया कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज विल कंबाइन विद 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 9 ग्राम्स ऑफ वाटर. ओके, ये एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दिस. ओके, नाउ यू माइट हैव दिस क्वेश्चन कि सर क्या हम लोग ये गेस कर सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स होंगे एंड ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स होंगे? तो वो आप गेस कर सकते हो, बट वो 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं आएगा. मतलब व्हेन यू गो इन फर्दर स्टैंडर्ड्स, वहां पे हम लोग ये गेस कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द कंपाउंड. देन यू कैन गेस कि अच्छा हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, उनका मास कितना होगा. ओके, नेक्स्ट चैप्टर में, इन द 3rd चैप्टर, देयर इज सम पार्ट ऑफ इट दैट विल बी कवर्ड, बट ये डिटेल में जो चीज है वो आप 11th स्टैंडर्ड में कवर करते हो. ओके, सो now if you look at total mass of reactants का total mass कितना है? हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम. सो टोटल मास जो हो गया दैट बिकम्स योर 9 ग्राम्स. एंड प्रोडक्ट्स का भी टोटल मास कितना है? 9 ग्राम्स. सो यू कैन सी दैट द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. ओके, now we know this. To prepare 9 grams of water, what we need is we need 1 gram of hydrogen and we need 8 grams of oxygen. Okay, अब now let's
understand it in the reverse way. Let's say you have 9 grams of water, okay, and आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो. इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब आप इस वाटर को ब्रेक करते हो. ये जो वाटर आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स में ब्रेक करते हो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो इफ यू ब्रेक वाटर, what you will realize is you will get two elements. You will get hydrogen and you will get oxygen. ये एक्सपेक्टेड ही था ना, वाटर जो बन रहा है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही तो बन रहा है. सो व्हेन यू ब्रेक वाटर यू विल गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू कैलकुलेट द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपको ये रियलाइज होगा कि हाइड्रोजन का मास आपको 1 ग्राम मिलेगा, ऑक्सीजन का जो मास है यू विल गेट इट एज 8 ग्राम्स. अब ये पानी आप कहीं का भी लो, यू टेक दैट वाटर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आई एम टॉकिंग ऑफ प्योर वाटर, हाँ, सी वाटर की बात नहीं कर रहा मैं. You take pure water from anywhere in the world, you will find that when you break that pure water into elements, you will always find that 9 grams of water will always produce 1 gram of hydrogen and 8 grams of oxygen. अब 9 के जगह पे मान लो आपके पास 18 ग्राम्स है, तो आपने इसको 2 टाइम्स किया तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ग्राम्स एंड ये होगा 16 ग्राम्स. आप देख रहे हो, बट अभी भी रेशियो सेम है. 2:16 is 1:8. So the ratio will remain same. So that is why we say that when the compound is formed, it is basically combination of 2 or more elements in the fixed proportion. ठीक है, ये आया आप लोगों को समझ में? ओके, फाइन. Now we will proceed further now. Okay. नाउ कंपाउंड्स हमने ये तो देखा है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो. देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, दैट इज कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स only by chemical methods. So say for example, let me give you an example. जो घर पे शुगर होता है ना, जो हम लोग चाय वाय में डालते हैं, that sugar is sucrose and sucrose is C12H22O11. So sucrose is basically, sucrose has carbon, it has hydrogen and it has oxygen. Okay, now when you have that sugar molecule, अगर जो आपको sugar molecule को eventually carbon, hydrogen, oxygen में convert करना है, तो you will have to use some chemical methods, which means अगर जो ये मान लो आपका sugar cube है, छोटा सा एक sugar cube है, एंड आप इसको मान लो हैमर से हिट करते हो, हैमर से हिट करने पे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा. बस क्या होगा कि इवेंचुअली बहुत ही छोटा सा पार्टिकल मिलेगा, दैट विल बी मॉलिक्यूल. आप मॉलिक्यूल लेवल पे पहुंचोगे. सो यू विल गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड, बट यू विल नॉट गेट इंडिविजुअल एटम्स. आपको इस मॉलिक्यूल को अगर जो इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो यू विल नीड केमिकल मेथड्स. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड. अच्छा, हर एक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल. सो इट इज, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, अब हम लोग कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं. हाउ आर कंपाउंड्स क्लासिफाइड? सो कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन. वो कंपाउंड्स कहां से डिराइव किए गए, उसके बेसिस पे आप कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हो. 1 आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड 1 आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ व्हेन आई से द वर्ड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मीनिंग ये होता है डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग मैटर, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, plants, animals.
सो वो सारे कंपाउंड्स जो प्लांट्स या एनिमल से डिराइव किए गए हैं, दोज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इट इज फाउंड दैट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कार्बन इन इट. They have carbon in it. So that is why organic compounds are also called as carbon compounds. Please remember this, सारे carbon compounds organic compounds नहीं होते. Okay? मतलब for example जैसे हम लोग पढ़ेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है. Okay? Now कैल्शियम कार्बोनेट इसमें कार्बन है but it is not an organic compound क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट this is not derived from living matter. Okay? This is derived from non-living matter. So अब हम लोग जाएंगे inorganic compounds पे. This is basically limestone. Okay, limestone. ये limestone है. So inorganic compounds क्या होता है? These inorganic compounds they are derived from rocks and minerals. They are derived from rocks and minerals. इनको हम लोग कहते हैं inorganic compounds. ये आया आप लोगों को समझ में? Okay. Fine. So the difference between inorganic and organic compounds. Okay, organic compounds are derived from living matter, that is plants and animals. All organic compounds will have carbon in it. एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी जैसे मीथेन हुआ CH4, फिर इथेन हुआ दिस इज C2H6, दिस इज मीथेन. ये 10th स्टैंडर्ड में आप लोग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे. देन यू हैव प्रोपेन. सो ये सारे जो है ऑल दीज आर योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी दिस इज लाइमस्टोन. उसके बाद सॉल्ट जैसे NaCl. ओके. फिर उसके बाद कॉपर सल्फाइड दैट इज CuS, FeS. ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इन सारे कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है. ठीक है, फाइन. अच्छा, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता ही है, तो वैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो प्रेजेंट होगा हर बार? तो नहीं, ऐसा नहीं है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन हैव एनी एलिमेंट इन इट. हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन हैव अदर एलिमेंट्स बट इनमें कार्बन तो कंपल्सरी प्रेजेंट होगा ही होगा. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपाउंड्स. आइदर दे कैन बी क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. देखिए, देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन हाउ यू कैन क्लासिफाई दीज कंपाउंड्स एज. कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है. Compounds can be classified as acids, bases and salts. Okay. So acids are the compounds. So ये भी आप 10th standard में पढ़ोगे. How do you define acids? Acids are the compounds which produce H plus ions. इनको हाइड्रोनियम आयंस या प्रोटियम आप हाइड्रोनियम कहते हो. चलो, हाइड्रोनियम आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, आप पानी में डिसॉल्व नहीं करोगे तो वो H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे. सो द एग्जाम्पल इज HCl. HCl को जब आप पानी में डालते हो तो HCl विल ब्रेक अप एंड प्रोड्यूस H प्लस आयंस. बट ड्राई HCl है, मान लो ड्राई HCl मतलब जिसमें पानी प्रेजेंट नहीं है, तो ड्राई HCl विल नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयंस. ठीक है. उसके बाद बेसिस जो होता है, बेसिस, हाउ डू यू डिफाइन बेसिस एज? बेसिस आर डिफाइंड एज विच प्रोड्यूस OH माइनस आयंस. इनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस. अच्छा, when dissolved in water. Okay. So acids are defined as the compounds which produce H plus ions when dissolved in water. Bases are defined as the compounds which produce hydroxide ions when dissolved in water. And how do you define salt? Salts are basically the compounds produced. ये salts जो these are produced when
acid and bases react with each other. Acid and base react with each other. Okay. ठीक है. Now depending upon एसिड किस टाइप की एसिड है, डिपेंडिंग अपॉन बेस किस टाइप का बेस है, आपका ये जो सॉल्ट होता है, द सॉल्ट कैन आइदर बी एसिडिक, सॉल्ट कैन बी बेसिक और सॉल्ट कैन बी न्यूट्रल. ये सारी चीजें जो है ये हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे. वी विल स्टडी देम नेक्स्ट ईयर. ओके. सो दीज कंपाउंड्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये देखा कि कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज. Acids will produce H plus ions when you dissolve them in water. Bases जो होते हैं they produce OH minus ions when you dissolve them in water. Example of base का जो example है that is sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH. Okay. And salt का जो example है that is NaCl, sodium chloride. ठीक है, fine. सो यहाँ पे एटलीस्ट कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स का डेफिनेशन क्या होता है, ये आपको समझ में आया है. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू गो ऑन टू एंड लुक एट इज समथिंग कॉल्ड एज मिक्सचर्स. सो अभी इस लेक्चर में हम लोग बस मिक्सचर्स देखेंगे कि मिक्सचर्स क्या होता है. अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विथ मिक्सचर्स नाउ. Now when we talk of mixture is basically again जैसे compound was combination of two or more elements, mixture can also be defined as it is a combination of two or more substances, but not in fixed proportion. Okay. मिक्सचर के अंदर जो प्रपोर्शन होता है दैट इज नॉट फिक्स्ड, नॉट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन. समझ में आया ये आपको? सो यहाँ पे मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के अंदर का डिफरेंस ही ये होता है. कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन. मिक्सचर के अंदर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं या जो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस होते हैं, दोस इंडिविजुअल सब्सटेंसेस आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन. ओके. सो से फॉर एग्जाम्पल टी है, चाय बनाते हो आप. ओके. अब किसी को ज्यादा शक्कर चाहिए, किसी को कम शक्कर चाहिए, किसी को बिना शक्कर वाली चाय चाहिए होती है, किसी को ज्यादा कड़क चाय चाहिए होती है, किसी को कम कड़क चाय चाहिए होती है, किसी को दूध ज्यादा चाहिए होता है, किसी को कम दूध चाहिए होता है. आप समझ रहे हो? चाय को बनाने के देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, 20-25 तरीकों की चाय बन सकती है. तो चाय ऐसा कोई फिक्स तो रेशियो है नहीं ना कि चाय बनाने के लिए आपको ये इतनी शक्कर, इतनी चाय पत्ती डालनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है. सो टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर. ओके. सिमिलरली नींबू पानी, लाइम वाटर, या आप कोई भी जूस बनाते हो, अगेन किसी को खट्टा ज्यादा पसंद है, किसी को ज्यादा शुगर ही पसंद है, किसी को शुगर नहीं चाहिए होता, किसी को सॉल्ट चाहिए होता है, किसी को सॉल्ट नहीं चाहिए होता. तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग लाइम वाटर. नींबू पानी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. सो दैट इज व्हाई लाइम वाटर ऑल्सो बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर. अनदर एग्जाम्पल इज एयर. एयर वी नो एयर हैज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. सो यू हैव ऑक्सीजन, देन यू हैव नाइट्रोजन. ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं. देन यू हैव सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर थिंग्स. नाउ एयर का ये जो कंपोजिशन है ये फिक्स नहीं होता ना. आप रूरल साइड पे जाओगे, आप गांव साइड पे जाओगे तो एयर ज्यादा प्योर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट या और जो हार्मफुल गैसेस है उनका कंटेंट कम होता है. बट वही आप मुंबई साइड जाओ, दिल्ली साइड जाओ तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि पॉइजनस गैसेस जो होता है या पोल्यूटिंग गैसेस जो होता है उनका कंटेंट ज्यादा होता है. तो एयर इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिक्सचर की ये होती है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस बट नॉट इन द फिक्स प्रपोर्शन. आपका प्रपोर्शन जो होता है वो फिक्स नहीं होता. ओके. देयर इज वन मोर, देयर आर फ्यू मोर थिंग्स ओके दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. हम लोग अब तक प्रॉपर्टीज में नहीं गए. हम लोगों ने ना ही कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखी है और अब तक हम लोगों ने ना ही मिक्सचर की प्रॉपर्टीज देखी है. कंपाउंड्स के केस में बस हम लोगों ने एक ही चीज पढ़ी थी कि आपको किसी भी कंपाउंड को अगर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना हो
तो यू विल नीड केमिकल मेथड्स. सिंपल फिजिकल मेथड से कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है. बट मिक्सचर्स के केस में ऐसा नहीं होता. मिक्सचर के केस में आप यूजिंग फिजिकल सिंपल फिजिकल मेथड्स you can convert this into individual components. Mixture can be converted into individual components. So say for example you have sea water. Let's say we have sea water. Sea water is a combination of water plus salt. Okay. Now this is nothing but a mixture. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डेड सी जो है उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. फिर कोई सी ऐसा होगा जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट कम होगा. तो ये जो सी वाटर है इट इज अ मिक्सचर. बेसिकली सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. नाउ आपको अगर जो इसको इंडिविजुअली सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट करना है, व्हाट डू? यू कैरी आउट अ प्रोसेस कॉल्ड एज इवेपोरेशन. आप इवेपोरेशन करते हो तो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है एंड व्हाट यू गेट इज सॉल्ट. सॉल्ट बनता ही ऐसा ना, सॉल्ट पैन्स के अंदर यही तो चीज होती है. सी वाटर को आप इवेपोरेट होने देते हो एंड व्हाट यू गेट इज अ सॉल्ट. एंड इवेपोरेशन इज अ सिंपल फिजिकल मेथड. ओके, फिजिकल प्रोसेस. यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. सो विच मीन्स आई कैन से मिक्सचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स. दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर कंपाउंड्स. कंपाउंड्स के केस में ये पॉसिबल नहीं था, बट मिक्सचर्स के केस में दिस इज पॉसिबल. Okay, please you have to understand this, that when compounds are formed, okay, to form compounds there has to be a chemical reaction, okay, or a chemical change. So I can write compounds are formed due to chemical reaction between the components. But when we talk of a mixture के केस में ऐसा नहीं होता. Mixture is simply mixing of the components. Okay, no chemical reaction takes place. No chemical reaction takes place. ना जैसे हमने कंपाउंड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया था, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, या फिर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, उसी तरह से आप मिक्सचर को भी क्लासिफाई कर सकते हो. मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज, मिक्सचर जो होता है इट कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. Now when I say homogeneous it means there is a single phase. मैं ये explain करूंगा आपको क्या होता है. And when I talk of heterogeneous means it has different phases. Okay. Now let me give you an example. जैसे for example you have water एंड आप इसमें सॉल्ट डिसॉल्व करो. सॉल्ट जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है ना पूरी तरह से. सो व्हेन यू लुक एट सॉल्टी वाटर, जहां पे सॉल्ट पूरी तरह से डिसॉल्व्ड है, आपको सॉल्ट तो दिखाई नहीं देगा ना, आपको बस वो पानी दिखाई देगा. एंड उस पानी को देख के आप बता ही नहीं पाओगे, जब तक आप टेस्ट नहीं करते आप बता ही नहीं पाओगे कि उसमें सॉल्ट डिसॉल्व्ड है या नहीं है. समझ में आया आपको ये? सो विच मीन्स दिस सॉल्ट वाटर में you cannot see salt is not visible, only water is visible. आपको एक ऐसा सिंगल फेज दिखाई देता ना, बस पानी 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 पानी. आपको सॉल्ट तो दिखाई नहीं देता, एक सिंगल चीज ही दिखाई देती है, तो हम लोग कहते हैं सिंगल फेज दिखाई दे रहा है आपको. सो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर. अच्छा, हेट्रोजीनियस का एक एग्जांपल करें. फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव वाटर एंड इस वाटर के अंदर आप थोड़े से सैंड पार्टिकल्स डाल दो. अब ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, दीज सैंड पार्टिकल्स आर विजिबल ना, ये सैंड पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, करेक्ट.
तो अब जब आप इस पानी को देखते हो तो आपको बस पानी ही नहीं दिखता, आपको दो चीजें दिखती है. यू कैन सी वाटर प्लस सैंड, सो बोथ आर विजिबल. वाटर इज विजिबल एंड सैंड इज विजिबल. एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एंड दो अलग मिक्सचर्स, मतलब आपको दो अलग चीजें दिखाई देंगी. इट इज नॉट अबाउट सॉलिड एंड लिक्विड. Okay, it is about can you see the two different things, and yes, two different things can be easily observed. So that is why this becomes an example of heterogeneous mixture. Okay, now what can you say about air? Now when we talk of air, air के अंदर ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, बट आपको इनमें से कोई भी गैस दिखाई देता है क्या? नहीं ना. आपको एयर जो है वो एक सिंगल मिक्सचर, एक सिंगल फेज की तरह दिखाई देता है. तो एयर बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, अब मान लो कि आप सैंड प्लस सॉल्ट को मिक्स करो, तो दोनों सॉलिड्स हैं. ओके, बट आप दोनों को मिक्स करोगे तो आपको सैंड पार्टिकल्स अलग एंड सॉल्ट पार्टिकल्स अलग दिखाई देंगे. सो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब भेल हो गई. आप जब भेल खाते हो तो भेल के अंदर आपको अलग अलग चीजें दिखाई देती है ना. आपको कुरमुरे दिखाई देता है, फिर आपको सेव दिखाई देती है, आपको अगर जो आप कुछ और वेजिटेबल्स डालते हो तो वो दिखाई देता है. तो भेल बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके, ये आया आप लोगों को समझ में? अच्छा, मिल्क जो होता है, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, मिल्क इज एक्चुअली, हाँ, मिक्सचर को फिर हम लोग आगे और फर्दर वी विल क्लासिफाई इट एज सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स, वो चीजों में हम लोग फिर क्लासिफाई करेंगे. बट अभी के लिए हम लोग ये मानते हैं कि मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, सो मिल्क में क्या होता है? मिल्क इज नथिंग बट फैट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, फैट्स प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर. सो दिस इज बेसिकली मिल्क. ओके, सो आई होप दिस इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड. ओके, कि मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. ओके, सो अब इसको ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू दिस फर्दर. वी विल कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, एंड देन वी विल लुक एट ऑल्सो डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. वो भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ओके, फाइन. सो वी विल स्टॉप ओवर हियर. ओके, bye everyone.